जय हिंद छात्रों, सभी छात्रों का स्वागत है हमारे सनराइज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज छात्रों हमारा ये लेक्चर बहुत ज़्यादा विशेष है क्योंकि आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती को देखते हुए ध्यान दीजिएगा, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होने वाला है और जिसकी संभावनाएं बताई जा रही हैं कि वो एग्ज़ाम होगा आपका अगस्त में। उस अगस्त में होने वाले एग्ज़ाम को मद्देनज़र में रखते हुए यूपी जीके की जो स्पेशल क्लास है वो तो हम चलाते हैं, लेकिन आज हम अपने इस 8 बजे वाले समय में यूपी जीके के 40 एमसीक्यू लेके आए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 40 एमसीक्यू यानी 40 क्वेश्चन, जिसमें आपको बता दें पूरा यूपी जीके का अलग अलग क्वेश्चन कवर होंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको आप एक यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट भी मान सकते हैं। ठीक है, 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट भी मान सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, मेरा सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि इसमें 40 क्वेश्चन है जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें 40 क्वेश्चन है और आप सभी छात्र अपना पेन और कॉपी लेके बैठिए और 1 से लेकर 40 तक आप क्वेश्चंस लिखिए और जो भी क्वेश्चंस आपका सही हो उसमें टिक मारिए और जिसमें गलत हो उसमें गलत मारिए। इस प्रकार से आपका एक 40 प्रश्न का टेस्ट भी हो जाएगा और आपको 40 एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल 2023, ठीक है, री एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या है, 100, 104, 114 या 116। ठीक है, देखिए इस प्रकार के प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में और क्वेश्चन नंबर 1 डाला, उसका उत्तर लिखिए, फिर हमारे आंसर से मैच कीजिए और अगर आपका सही है तो 1 नंबर दीजिए और आपका गलत है तो उसको क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, 100, 104, 114 या 116। तो आपको बता दें हमारे उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितनी है, 100 सीटें हैं। हमारे उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं। और ध्यान देना, जब भी उत्तर प्रदेश के विधानमंडल की बात होगी, ध्यान देना, जब भी उत्तर प्रदेश के विधानमंडल की बात होगी तो हमारा उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो क्या है, द्विसदनात्मक है। क्या भैया, द्विसदनात्मक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल हमारा कितना सदनात्मक है, द्विसदनात्मक है। और विधानमंडल की जब भी बात करेंगे तो विधानमंडल के अंग 3 होते हैं। ठीक है, विधानमंडल के अंग क्या होते हैं, 3 होते हैं। एक तो होता है भैया विधानसभा, ठीक है, और दूसरा होता है क्या भैया, विधान परिषद। दूसरा क्या होता है, विधान परिषद। और तीसरा क्या होता है, राज्यपाल। तीसरा क्या होता है, राज्यपाल। ठीक है, और ध्यान देना विधान परिषद में, ध्यान देना विधान परिषद में कितनी, 404 सीटें हैं टोटल। विधानसभा में टोटल 404 सीटें हैं। वही विधान परिषद में हमारे कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं, जो पूरे भारत में किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 100 सीटें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। अभी बीते क्लासों में मैंने आपको बताया है कि हमारे उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो ऑप्शन जरा देखिए, A, B, C और D। तो जरा बताएं हमारे उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। और आपको बता दें क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा उत्तर प्रदेश चौथे स्थान में आता है। तो यहां पर जरा देखिए उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो जो छात्र 240,928 जो छात्र 240,928 लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, 240,928। ठीक है, और ध्यान देना क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। ठीक है, पहला स्थान किसका है भाई, पहला है राजस्थान का। पहला क्या है, राजस्थान का। दूसरा क्या है, एमपी। और तीसरा क्या है भैया, महाराष्ट्र। ठीक है, ध्यान देना महाराष्ट्र। और चौथे में क्या आता है हमारा, यूपी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। डोम राजा का महल कहां पर स्थित है। डोम राजा का महल कहां पर स्थित है। आपको उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में भी पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति, कला और संस्कृति, उत्तर प्रदेश की जो ऐसी चीजें हैं जिनको हमने संरक्षण दिया हुआ है, इसके बारे में भी एग्जाम में आ सकता है। तो यहां पर क्या है, डोम राजा का महल कहां पर स्थित है। तो झांसी, मथुरा, वाराणसी या आगरा। ठीक है, डोम राजा का महल कहां पर स्थित है। तो ऑप्शन जरा देखिए, झांसी,
मथुरा, वाराणसी। अपना भी उत्तर लगाते जाइए, अपना भी उत्तर लगाते जाइए और उसके बाद जो मैं बता रहा हूं, उत्तर बता रहा हूं, अपना मैच करते जाइए। तो ठीक है, तो ध्यान देना, डोम राजा का महल कहां पे है? वाराणसी में है। ठीक है, डोम राजा का महल कहां पे है? वाराणसी में। तो उस उत्तर क्या हो जाएगा? सी। जब भी बनारस की बात करेंगे तो इसको मंदिरों का शहर कहा जाता है। क्या भैया? मंदिरों का शहर। ठीक है, बनारस की जब भी बात करेंगे तो मंदिरों का शहर कहा जाता है। क्लियर है? और इसको बात करें घाटों का शहर। ठीक है, किसका शहर भाई? घाटों का शहर कहा जाता है। ठीक है, और भारत का सबसे प्राचीनतम, भारत का सबसे, ध्यान देना, भारत का सबसे प्राचीनतम, ठीक है, भारत का सबसे प्राचीनतम शहर है। ठीक है, और यहां पर क्या है भैया? ध्यान दीजिएगा, बनारस में अभी देश का पहला सीएनजी, ठीक है, फ्लोटिंग सीएनजी पंप, ध्यान देना, फ्लोटिंग, तैरता हुआ सीएनजी पंप लगाया गया है अभी बनारस में ही। ठीक है, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, आगे, उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग हमीरपुर में किस काल में बनवाया गया था? किसके काल में बनवाया गया था? ठीक है, तो ध्यान देना, यहां पर जगह भी बड़ी महत्वपूर्ण रखती है। चौथा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग हमीरपुर किस काल में बनवाया गया था? तो देखो, इसी हमीरपुर में उत्तर है आपका, इसी हमीरपुर में उत्तर है। ऑप्शन है आपका गुप्त काल, चंदेल काल, मुगल काल या कुषाण काल। ठीक है, गुप्त काल, चंदेल काल, मुगल काल या कुषाण काल। ठीक है, तो यहां पर आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमीरपुर है ना, ध्यान देना, ये हमीरपुर है ना, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। और बुंदेलखंड क्षेत्र में किनका राज था भैया? चंदेलों का राज था। किनका राज था भैया? चंदेलों का राज था। ठीक है, तो ध्यान देना, हमीरपुर का मंगलगढ़ जो दुर्ग है वो किसके द्वारा बनाया गया भैया? उत्तर हो जाएगा बी, चंदेलों द्वारा। ठीक है, तो ये इस प्रकार का इतिहास भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में कमेंट में आप हमें 40 में से नंबर बताएंगे कि 40 में से आपके कितने नंबर आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ठीक है, उत्तर प्रदेश में खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो जरा देखिए, बाबर और मेदिनी राय, बाबर और राणा संगा, बाबर और इब्राहिम लोधी और बाबर और हेमू। तो जरा बताइए कि इसमें आपका उत्तर क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन जरा ये है आपके, तो जो भी छात्र बाबर और राणा सांगा लगाएगा इसका बिल्कुल सही है, बाबर और राणा सांगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोधी मत लगा देना, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ था। कौन सा भैया? पानीपत का युद्ध। ठीक है, पानीपत का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर जीता था और 1526, ध्यान देना, 1526 से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 1526 से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? बाबर और राणा सांगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में चकबंदी योजना कब से लागू की गई? ठीक है, ध्यान देना, प्रदेश में चकबंदी योजना कब से लागू की गई? तो जरा देखिए इसका उत्तर क्या होगा? 1950, 1955, 1954 या 1960। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और उत्तर लगाने की कोशिश कीजिए, सोचिए और विचारिए कि इसका क्या उत्तर हो सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू की गई? 1950, 1955, 1954 या 1960। तो जो भी छात्र 1954 लगा रहा है उसका बिल्कुल सही है। हमारे उत्तर प्रदेश में 1954 में चकबंदी योजना लागू की गई थी। और अगर पूछ ले कि भैया किस जिला से, तो उत्तर क्या होगा? मुजफ्फर, ध्यान देना, मुजफ्फरनगर से। ठीक है, मुजफ्फरनगर से, ध्यान देना। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि पहला जिला कहां था जहां पे चकबंदी लागू हुई थी, हमारे उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा था जहां पे चकबंदी लागू हुई थी, तो उत्तर क्या होगा? मुजफ्फरनगर। कब? 1954। और अगर पूछ ले कि पूरे यूपी में कब लागू हुई, तो वो है 1958। पूरी यूपी में चकबंदी कब लागू हुई, तो उत्तर क्या होगा? 1958। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं। प्रदेश में दूध उत्पादन में देश का कौन सा स्थान है? प्रदेश में दूध उत्पादन में देश का कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। ठीक है, प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में उत्पादन में देश का कौन सा स्थान है? तो आपको बता दें, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन का पहला स्थान है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा भैया? पहला स्थान। पूरे उत्तर प्रदेश में आपको बता दें पूरे भारत में दूध उत्पादन का पहला स्थान किसका है भाई? यूपी का है। ठीक है, और अगर विश्व लेवल की बात करें तो रैंक नंबर 1 पे
क्या है? भारत। दूध उत्पादन पे रैंक नंबर 1 पे क्या है? भारत है, ठीक है। और जब भी दूध की बात होगी ना तो ध्यान देना, श्वेत क्रांति, ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति लाई गई थी, भारत में श्वेत क्रांति लाई गई थी दूध के उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए, और इसी के लिए चलाया गया था क्या? ऑपरेशन फ्लड। ध्यान देना, इसी के लिए चलाया गया था क्या भैया? ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, ऑपरेशन बाढ़। किसके लिए? दूध उत्पादन के लिए। और सबसे ज्यादा पशुधन भी किसके पास है? यूपी के पास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम क्षेत्रफल वाला है? प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम क्षेत्रफल वाला है? तो भदोही है, मिर्जापुर है, हापुड़ है और सोनभद्र है, ठीक है। प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम क्षेत्रफल वाला है? भदोही, मिर्जापुर, हापुड़ और सोनभद्र। तो यहां पर जल्द से जल्द अपना आंसर लगाएं और बताएं, कमेंट सेक्शन में भी बताते जाएं, चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी बताते जाएं, ठीक है। ध्यान देना, तो हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्या है? हापुड़। तो जो बच्चे उत्तर लगा रहे हैं इसी बिल्कुल सही है, हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है, ठीक है। ध्यान देना, हापुड़। और हापुड़ हमारा नवनिर्मित जिला भी है, हापुड़ हमारा नवनिर्मित जिला भी कह सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से, मैंने अभी बताया आपको, हमारा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी क्या बताइए जरा, कौन से स्थान में आता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथे स्थान पे आता है, ठीक है। चौथे स्थान पे क्या आता है भैया? यूपी। चौथे स्थान में क्या आता है? यूपी। अच्छा, पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान में आता है भैया राजस्थान, पहले स्थान में क्या आता है? राजस्थान। दूसरे स्थान में क्या आता है भैया? एमपी। और तीसरे स्थान में क्या आता है भैया? महाराष्ट्र आता है, क्या भैया? महाराष्ट्र। और चौथे में क्या आता है? यूपी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। जरा देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ध्यान देना, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? और जो इनका नाम है, ये पूरे भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली महिला थी, ठीक है। तो जरा बताइए, उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री मायावती, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको बता दें, ऑप्शन के हिसाब से अपना उत्तर लगाइए। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन? मायावती, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें उत्तर क्या होगा इसका? सुचेता कृपलानी, ठीक है। ध्यान देना, सुचेता कृपलानी यूपी की पहली महिला प्रधानमंत्री है। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री है, और किसी भी राज्य, उत्तर भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाले भी यही है। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? हमारे उत्तर प्रदेश में जो 404 सीटें हैं, 404 सीटें में किस जिले की सबसे ज्यादा सीटें हैं? तो जरा देखिए, लखनऊ, इलाहाबाद, भदोही और आगरा, ठीक है। देखिए क्या बोला? लखनऊ, इलाहाबाद, भदोही और आगरा। तो आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया? इलाहाबाद। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा सीटें किसकी है? इलाहाबाद की है। तो कितनी भैया? 12 सीट। कितनी भाई सीट? 12 सीट। और अगर पूछ ले कि सबसे कम, ध्यान देना, पूछ ले कि भैया सबसे कम कहाँ की सीट है, तो सबसे कम है भैया महोबा की, ठीक है। किसकी? महोबा की। कितनी सीटें? 2 सीटें। और कहिए किसकी? चित्रकूट की। चित्रकूट की कितनी सीटें भाई? 2 सीटें। और क्या भैया? श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती की कितनी सीटें भैया? 2 सीटें। तो ये सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले हैं। और सबसे ज्यादा कौन सा है? इलाहाबाद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में आंवला का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में आंवले का सबसे बड़ा ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? इलाहाबाद, प्रतापगढ़, आगरा या लखनऊ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो जरा देखिए, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, आगरा या लखनऊ, ठीक है। तो आप बता दें आपका उत्तर क्या होगा? प्रतापगढ़, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा आंवला होता है, और आंवला यहाँ का ODOP भी है, ठीक है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। प्रतापगढ़ का ODOP भी क्या है? आंवला है, ठीक है। इलाहाबाद की बात करें तो यहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है भैया? अमरूद होता है। क्या होता है? अमरूद होता है। और इलाहाबाद को अमरूद नगरी के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ की बात करें तो यहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है? आम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? बाराबंकी, गाजीपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र या फिर, जरा देखिए ध्यान से, इसमें बाराबंकी है,
बाराबंकी, गाजीपुर, बुंदेलखंड या गोरखपुर। ठीक है, हम उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? बाराबंकी है, गाजीपुर है, बुंदेलखंड है या गोरखपुर है? तो उत्तर क्या होगा? बाराबंकी। उत्तर क्या होगा भैया? बाराबंकी। बाराबंकी में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? ठीक है, प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं तो वो उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? 100, 80, 100, 60 या 70? 80, 100, 60 या 70? चलिए जल्दी से आंसर निकालें, जल्दी से कमेंट हमें बताएं। ठीक है, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं, ध्यान देना। ओ, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। वही हम बात करें राज्यसभा की, वही हम बात करें राज्यसभा में, तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 31 सीट। ठीक है, राज्यसभा में कितनी सीटें भाई? 31 सीट है। ये भी किसी राज्य की सबसे ज्यादा सीटें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु का नाम क्या है? ठीक है, हर राज्य का अपना राजकीय पशु होता है, तो हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? गाय है, शेर है, बारहसिंघा या भैंसा है? ठीक है, गाय है, शेर है, बारहसिंघा या भैंसा है? तो आपको बता दें हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय क्या है? बारहसिंघा। पुष्प की बात करेंगे, राज्य का पुष्प, राजकीय पुष्प की बात करेंगे तो क्या भैया? पलास या फिर क्या? टेसू। ठीक है, आए समझ में? और आपको बता दें यहां पर पशु है। और अगर वृक्ष की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष तो क्या भैया? अशोक का पेड़। क्या भैया? अशोक का पेड़। और फल की बात करेंगे, राजकीय फल, तो राजकीय फल हमारे उत्तर प्रदेश का क्या भैया? आम है। ठीक है, ये ध्यान देना है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? हमारे उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है या जनसंख्या किसकी ज्यादा है? तो गौड़ जनजाति, थारो, चेरो या खरवार। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? गौड़ है, थारू है, चेरो है या खरवार है? तो जो भी छात्र इसका थारू उत्तर लगा रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, ध्यान देना, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति है। कहां रहती है भैया? तो ये रहती है गोरखपुर के तराई क्षेत्र में, गोरखपुर के तराई क्षेत्र में। ठीक है, और दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, दीपावली को शोक के रूप में मनाती है कौन? थारू जनजाति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेल शोधन कारखाना किस जिले में है? हमारे उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहां पे है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना देखिए मुरादाबाद में है क्या? मिर्जापुर में, मथुरा में है क्या? कानपुर में है क्या? तेल शोधन कारखाना हमारे उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? तो जो भी छात्र इसका मथुरा उत्तर लगा रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, मथुरा में ही तेल शोधन कारखाना है उत्तर प्रदेश का। और मथुरा में ही है क्या भैया? बकरी अनुसंधान केंद्र। ठीक है, क्या भैया? बकरी अनुसंधान केंद्र। ठीक है, अनुसंधान केंद्र, बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पे है? मथुरा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारे उत्तर प्रदेश का जो फिरोजाबाद जिला है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बता दें ताले के लिए, चूड़ियों के लिए, तंबाकू के लिए, जूते के लिए। ठीक है, तो जरा देखिए, ताले, चूड़ियां, तंबाकू या जूते। तो आपको बता दें जो भी छात्र यहां पर चूड़ियां लगा रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद कांच के उत्पाद, ध्यान देना, कांच के उत्पाद, ठीक है, के लिए फेमस है। फिरोजाबाद कांच के उत्पाद के लिए फेमस है। ताले के लिए अगर बात किया जाए तो भैया अलीगढ़, ताले के लिए बात किया जाए तो अलीगढ़, जूते के लिए बात किया जाए तो भैया क्या? कानपुर। ठीक है, ये फेमस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण कहां किया जाता है? ठीक है, व्यापार कर का हमारे उत्तर प्रदेश में व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण कहां किया जाता है? आगरा, कानपुर, गाजियाबाद या लखनऊ। ठीक है, व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण कहां किया जाता है? आगरा, कानपुर, गाजियाबाद या लखनऊ। तो उत्तर क्या होगा भैया? कानपुर। कानपुर में सर्वाधिक व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण किया जाता है क्योंकि कानपुर हमारा फेमस है किसके लिए? व्यापार के लिए। और किसके लिए? उद्योग के लिए। किसके लिए फेमस है भैया? उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या है। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना इनमें से किस स्थान पर है? ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा परियोजना इनमें से किस स्थान पे है?
ओबरा में है, पनकी में है, हरदुआगंज में है, नरौरा में है। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश का न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पे है? हमारे उत्तर प्रदेश का न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पे है, यानी नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहां पे है? ओबरा में है, पनकी में है, हरदुआगंज में है, नरौरा में है। तो जो छात्र इसका डी उत्तर लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पे भैया? नरौरा में है। ठीक है, तो नरौरा लगाना है। क्लियर है, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। नरौरा आणविक संयंत्र किस जिले में स्थित है? नरौरा आणविक संयंत्र किस जिले में स्थित है? अलीगढ़, आगरा, मेरठ या बुलंदशहर। ठीक है, नरौरा आणविक यानी नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, हमारे उत्तर प्रदेश का नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? अलीगढ़ में है क्या, आगरा में है, मेरठ में या बुलंदशहर में? तो उत्तर क्या होगा भैया? बुलंदशहर। नरौरा पावर प्लांट कहां पे है? बुलंदशहर में। ठीक है, नरौरा पावर प्लांट कहां पे? बुलंदशहर में। मेरठ को बोला जाता है भैया खेल नगरी, इसको बोला जाता है क्या भैया? खेल नगरी। आगरा, जब भी आप बात करेंगे आगरा, पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर, ध्यान देना, पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर कहां पे है? आगरा में। ठीक है, अलीगढ़ किस लिए जाना जाता है? अलीगढ़ ताला के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस जिले में स्थित है? बहुत बड़ा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है और आएगा भी। ठीक है, चलिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस जिले में स्थित है? गोविंद बल्लभ पंत सागर किस जिले में स्थित है? बुलंदशहर, ललितपुर, मिर्जापुर या सोनभद्र। ठीक है, बुलंदशहर, ललितपुर, मिर्जापुर या सोनभद्र। तो आपको बता दें, गोविंद बल्लभ पंत सागर ये भारत की, ध्यान देना, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कौन सी कृत्रिम झील है ये? ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कौन, क्या भैया? कृत्रिम झील है। और आपको बता दें, ये तीन राज्यों को पानी देती है, एमपी, यूपी और क्या भैया? बिहार। एमपी, यूपी और क्या? बिहार। तो ये कहां पे है? सोनभद्र में है। ये कहां पे भैया? सोनभद्र में। और सोनभद्र हमारा ऐसा जिला कि 4 राज्यों से टच होता है, क्या भैया? एमपी और क्या भैया? छत्तीसगढ़। ठीक है, ध्यान देना, छत्तीसगढ़ और क्या भैया? झारखंड और क्या? झारखंड और क्या भैया? बिहार। ठीक है, और क्या? बिहार। आगे बढ़ते हैं। किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। घाघरा नदी, गंडक नदी, सरयू नदी या राप्ती नदी। ठीक है, किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? राप्ती, सरयू, गंडक या? तो आपका उत्तर क्या होगा? राप्ती। गोरखपुर नदी किसमें? राप्ती में। और सरयू के किनारे क्या है भैया? अयोध्या। बहुत पूछता है। ठीक है, अयोध्या। ठीक है, अयोध्या। और सरयू को ही घाघरा बोला जाता है, आप बोल सकते हो क्या? गोंडा जिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। चलिए आगे देखते हैं। 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया? ठीक है, ध्यान देना, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात उत्तर प्रदेश की किस नदी पर बना है? तो ध्यान देना, बिहार नाम सुन के बिहार मत लगा दीजिएगा, रिहंद, टोंस, बेलन या सोन। ठीक है, 110 मीटर, ध्यान देना, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात उत्तर प्रदेश की किस नदी पर बना है? तो उत्तर क्या होगा? सोन नदी पर। उत्तर क्या होगा भैया? सोन नदी। और आपको बता दें, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की सहायक नदी है। और सोन नदी कहां से आती है? मध्य प्रदेश से आती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? हमारे उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, यानी हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठीक है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। ये सोनभद्र है, हरदोई है, सीतापुर है या लखीमपुर खीरी। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है, हरदोई है, सीतापुर है या लखीमपुर खीरी। तो मैं आपको बता दूं, हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्या है? लखीमपुर खीरी। ठीक है, ध्यान देना, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला। ठीक है, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। और अगर सबसे, ध्यान देना, सबसे छोटा बोल दे, सबसे छोटा बोल दे तो वो क्या है भैया? हापुड़ है। ठीक है, और सबसे ज्यादा एससी कहां निवास करते हैं? लखीमपुर खीरी में। और लखीमपुर खीरी में ही ध्यान देना दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, क्या भैया? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये पूछता है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर, टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है। तो हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्या है? लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा जिला क्या है? हापुड़। आगे बढ़ते हैं।
गोखुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, गोखुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? दिसंबर 1990, जनवरी 1992, अक्टूबर 1990, सितंबर 1996। तो गोखुल बैराज का निर्माण शुरू हुआ था दिसंबर 1990 में। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? रामगंगा, भागीरथी, बेतवा या घाघरा? रामगंगा, भागीरथी, बेतवा या घाघरा? तो आपको बता दें रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है ये कहां पे भैया? ये झांसी में है। ये कहां पे है? झांसी में। और झांसी में कौन सी नदी बहती है? बेतवा नदी। यानी रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर एक और बांध है जिसका नाम है माता टीला बांध। क्या भैया? माता टीला बांध। और ये कहां पे है? ये है हमारा कहां पे? ललितपुर में। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। ठीक है, और ये बेतवा नदी ये मध्य प्रदेश से आती है और बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। किसकी भाई? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। आगे जरा देखते हैं भारत में गन्ना उत्पादन की इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? तो आपको बता दें हमारे पूरे संपूर्ण भारत में यूपी एक ऐसा प्रदेश है जहां पर गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। यानी उत्तर क्या होगा? पहला। पूरे भारत में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन किया जाता है कहां पे? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में ठीक है सर्वाधिक गुणवत्ता वाला, ध्यान देना, सर्वाधिक गुणवत्ता वाला गन्ना पैदा होता है। सर्वाधिक गुणवत्ता वाला गन्ना। ठीक है, अच्छा अगर पूछ ले कि गन्ना अनुसंधान केंद्र, अगर पूछ ले गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये है भैया लखनऊ में। ठीक है, ये कहाँ पे भैया? लखनऊ में। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ में। अच्छा पूछ ले कि गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? ठीक है, प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? गन्ना प्रजनन केंद्र। तो गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया था? ठीक है, शारदा नहर प्रणाली का कार्य किस वर्ष किया गया था? 1925, 1930, 1928 या 1940। ठीक है, तो आपको बता दें शारदा नहर शारदा नदी से निकाली गई है। शारदा नेपाल से एक नदी आती है और इसका कार्य किया गया था 1928 में। कब किया? 1928 में। और हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है क्या? शारदा नहर। हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। ठीक है, विद्युत उत्पादन में संपूर्ण देश में यूपी का कौन सा स्थान है? ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन, बिजली उत्पादन में सबसे कौन सा स्थान है पूरे भारत में? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आपको बता दें हमारे उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। बिजली उत्पादन में हमारे उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में चावल के उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत में उत्तर प्रदेश का चावल के उत्पादन में कौन सा स्थान है? देखिए हमारा उत्तर प्रदेश, यहां पर ऐसी मृदा पाई जाती है कि यहां पर चावल भी उगाया जाता है। लेकिन आपको बता दें क्या प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है, चतुर्थ स्थान है? तो आपको बता दें चावल उत्पादन में हमारे उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? दूसरे में कौन आता है भैया? यूपी। तो पहले में कौन आता है? पहले में आता है भैया पश्चिम बंगाल। पहले में कौन आता है भैया? पश्चिम बंगाल। पहला उत्पादन कौन करता है? पश्चिम बंगाल। क्लियर है। लेकिन वहीं आप गेहूं की बात करेंगे, गेहूं की बात, तो गेहूं में यूपी ही फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, आए समझ में? अच्छा पूरे विश्व में चावल का उत्पादन कौन करता है? तो वो है भैया चीन। पूरे विश्व में चावल का उत्पादन कौन करता है? चीन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई? यूपी उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना 1948, 1852 या 1952 या 1906? तो जो छात्र 1952 लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? तो जो उत्तर लगा रहे हैं 1954 बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में वानिकी परिषद की स्थापना 1954 में की गई थी। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? देखिए
पूरे अनाज की बात की जाए तो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश ही अनाज के मामले में सबसे ज्यादा अनाज का उत्पादन करता है। पूरे उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश अनाज का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, मतलब यहाँ की मिट्टी अच्छी है। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल, जलोढ़, बलुई या लाल व काली। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? लाल, जलोढ़, बलुई या काली। तो आपको बता दें, जो बच्चे उत्तर लगा रहे हैं बी, बिल्कुल सही है। जो बच्चे बी उत्तर लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है, कौन सी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में काली मृदा कहां पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में काली, तो इसका उत्तर क्या होगा? ललितपुर। ठीक है, क्या होगा भाई? ललितपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा नहर किस नदी से निकाली गई है? आगरा नहर किस नदी से निकाली गई है? गंगा, रामगंगा, शारदा या यमुना। तो आपको बता दें, जो आगरा नहर है वो निकाली गई है कहां से? यमुना से। कहां से निकाली गई है भैया? यमुना से। शारदा कहां से निकाली गई है? शारदा नदी से। कहां से भैया? शारदा नदी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है? उत्तर प्रदेश में जो हीरा है वह किस जिले से निकाला जाता है? तो यह भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बांदा है क्या? बांदा है क्या? हमीरपुर है क्या? जालौन है क्या? या ललितपुर है? तो आपको बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश में जो हीरा निकाला जाता है वो कहां से निकाला जाता है? बांदा से। और बांदा से अगर नदी पूछ ले तो केन नदी से निकाला जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की केन नदी से निकाला जाता है क्या? बांदा के जिले की केन नदी से निकाला जाता है क्या? हीरे। और केन नदी किसकी सहायक नदी है भाई? तो उत्तर होगा क्या आपका? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, आए समझ में? चलिए यूरेनियम की बात करें। ठीक है, ध्यान देना, यूरेनियम। यूरेनियम, अगर यूरेनियम की बात होगी, यूरेनियम की, तो यूरेनियम कहां से निकाला जाता है? ललितपुर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहां पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहां पाया जाता है? बांदा, झांसी, हमीरपुर या ललितपुर। उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहां पाया जाता है? बांदा, झांसी, हमीरपुर या ललितपुर। तो जो भी छात्र उत्तर लगा रहे हैं ललितपुर, बिल्कुल सही है। यूरेनियम भी पाया जाता है कहां पे? ललितपुर में। ठीक है, 38, प्रदेश में कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है? हमारे उत्तर प्रदेश में कृषि से कितने प्रतिशत आय होती है? 50 है, 68 है, 80 है या 60 है? ठीक है, ध्यान देना, क्या बोल रहा है यहाँ पे? 50 है, क्या बोला जाए? देखिए 50, 68, 60 या 80। तो आपको बता दें, जो भी छात्र इसमें 60 लगा रहे हैं, जो भी छात्र इसमें 60 लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है। हमारे उत्तर प्रदेश में जितनी भी आय होती है 60% आय होती है किससे? कृषि से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा, शारदा, आगरा या निचली गंगा नहर। तो आपको बता दें, यूपी की सबसे लंबी नहर क्या है? शारदा नहर। यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। ठीक है, ये ध्यान देना है। आज की क्लास का सबसे अंतिम क्वेश्चन, और कमेंट सेक्शन में आप सब बताएंगे कि 40 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न आए। ठीक है, तो यहां पर क्या है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है? नहर से, तालाब से, अन्य स्रोत से या कुएं और नलकूपों से? ठीक है, तो आपको बता दें कुएं और नलकूपों से। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से 40 प्रश्न आपके समाप्त हुए, और सभी छात्र कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपके कितने उत्तर आए। और इसी प्रकार से एमसीक्यू सीरीज यूपी जीके की हम लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर से हम अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस सीरीज़ जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान को। और आज की जो हमारी ये सीरीज़ है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ये उत्तर प्रदेश का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, और इसमें हम 30 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे यूपी जीके के। उत्तर प्रदेश पुलिस का ये यूपी जीके स्पेशल है। उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम जो आपका अगस्त में होने वाला है, और उसके लिए ये यूपी जीके की प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है। और इसमें 30 क्वेश्चंस हैं, और 30 क्वेश्चंस को हम आपके सामने डिस्कस करेंगे और एक्स्ट्रा भी बताएंगे। जो चीज़ हम एक्स्ट्रा बताएं उसको कृपया अपनी कॉपी में लिख लें, और आप देखें कि इस 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आते हैं। लेकिन उससे पहले छात्रों, सभी छात्र चैनल को शेयर करें और दूसरों को भी बताएं, कमेंट करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। ठीक है, आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? ये आपके ऑप्शन है, यूनाइटेड प्रोविंसेस, आर्य प्रदेश, अवध प्रांत या उत्तरी प्रांत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और सोच समझ के अपना उत्तर लगाएं। इसलिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंसेस, आर्य प्रदेश या अवध प्रांत या उत्तरी प्रांत। तो जो छात्र इसमें
उत्तर लगा रहे हैं यूनाइटेड प्रोविंसेस। बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत बोला जाता था। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत बोला जाता था, और जिसका मतलब है यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो जो भी छात्र यूनाइटेड प्रोविंसेस लगा रहा है बिल्कुल सही है। और अगर आपसे पूछ ले कि संयुक्त प्रांत कब से बोला जा रहा है, तो लगभग 1937 तक बोला गया था। 1937 तक इसको बोला गया था क्या, संयुक्त प्रांत। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है और कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताएं, या वो व्यक्ति कौन है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। ऑप्शन है आपका गोविंद वल्लभ पंत, श्री नारायण दत्त तिवारी, चौधरी चरण सिंह या हेमवती नंदन बहुगुणा। ठीक है, तो चलिए सोच समझ के अपना उत्तर लगाइए। क्या हो सकता है आपका उत्तर। उत्तर प्रदेश के वह व्यक्ति जो मुख्यमंत्री पद पर बने थे और सबसे अधिक समय तक, लंबे समय तक बने रहे। तो जो भी छात्र यहां पर गोविंद वल्लभ पंत लगा रहा है बिल्कुल सही उत्तर लगा रहा है। जो भी छात्र यहां पर गोविंद वल्लभ पंत लगा रहा है बिल्कुल सही है। गोविंद वल्लभ पंत हमारे वो व्यक्ति हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे लंबे समय तक बने रहे। और जब भी नाम आता है गोविंद वल्लभ पंत का, तो ध्यान देना, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो इन्हीं के नाम पर है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कि सोनभद्र में है। कहां पे भैया, सोनभद्र में। गोविंद वल्लभ पंत झील, सागर झील, जो कहां पे, सोनभद्र में है। रिहंद नदी का पानी इसमें आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। जब भी बात होती है चौधरी चरण सिंह की, तो ध्यान देना, चौधरी चरण सिंह हमारे उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री थे जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। ध्यान देना, चौधरी चरण सिंह हमारे उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री थे जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। और चौधरी चरण सिंह को किसानों का नेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किसानों का नेता कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला जीके जीएस किस प्रकार से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। बहुत बढ़िया सवाल है, संविधान का ये प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी नहीं होता और खाली राज्य होता कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, संसद, मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ किस लेवल की बात की जा रही है, यहाँ राज्य लेवल की बात की जा रही है। और किसकी बात की जा रही है, सीएम की। ठीक है, तो ध्यान देना, भारत के किसी भी राज्य के यदि सीएम की बात होगी तो उसकी नियुक्ति हमेशा कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। उसकी नियुक्ति कौन करेगा भाई, हमेशा राज्यपाल करेगा। ध्यान देना, राज्यपाल राज्य का हेड होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है और यही सबसे बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी नियुक्ति राज्य लेवल में करता है। तो सीएम की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और सीएम के जितने भी मिनिस्टर होते हैं उसकी भी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है, वहीं हम पीएम की बात करें तो पीएम की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ध्यान देना, पीएम की नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति। और पीएम के जितने मंत्री होते हैं उनकी भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा जीके जीएस क्या है। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश नाम है, किसी भी राज्य के राज्यपाल की बात करेंगे तो देखते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति। तो चलिए अपना उत्तर लगाने की कोशिश कीजिए कि उत्तर क्या होगा इसमें। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति। तो ध्यान देना, किसी भी राज्य की बात होगी, किसी भी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है कौन, राष्ट्रपति। राज्यपाल केंद्र लेवल का अधिकारी होता है और किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। और राज्यपाल राज्य का प्रमुख और प्रथम व्यक्ति तो होता ही है, लेकिन इसकी नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति। भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको यह ध्यान देना है। ठीक है, चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से यूपी जीके के इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। ठीक है, क्या है, बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा। ध्यान देना, यहां पे क्या बोल रहा है, बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ है। ठीक है, बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां हुआ है, बुंदेलखंड, सारनाथ, प्रयागराज या मथुरा। ठीक है, तो चलिए बड़ा सोच समझ के आपको जो है उत्तर लगाना है, बड़ा सोच समझ के आपको उत्तर लगाना है, क्योंकि इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपके यूपी जीके में आने वाले हैं। और छात्रों, ये मेरा आप सभी से वादा है कि यूपी जीके में जितनी भी मैं क्लास लूंगा और इसी क्लासों में से आपके प्रश्न आएंगे और यूपी जीके का एक भी नंबर मैं आपको कटने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा का उदय
उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ? बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां हुआ? बुंदेलखंड, सारनाथ, प्रयागराज या मथुरा? तो जो भी छात्र लगा रहे हैं सारनाथ, उसका बिल्कुल सही है। जो भी छात्र सारनाथ लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। तो छात्रों आपको बता दूं, सारनाथ वो जगह है जहां पर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिया था। अपना पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिया था। और आपको बता दें, इस घटना को कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। ठीक है ना, महाभिनिष्क्रमण नहीं, धर्म चक्र प्रवर्तन। जब उन्होंने अपने 5 शिष्यों को सारनाथ, बनारस के सारनाथ में शिक्षा दी, अपने उपदेश दिए, तो इस घटना को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। और जब गौतम बुद्ध अपने घर से निकले उसको बोला गया महाभिनिष्क्रमण। और जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, कहां पर? कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई, तब बोला गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, क्या बोल रहा है? किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? ठीक है, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? ये आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? तो उत्तर क्या होगा? 1937। 1937 के समय में यूपी को संयुक्त प्रांत बोलते थे और बाद में आगे चलकर इसका नाम यूपी रखा गया। और आपको बता दें 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन अगर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ है, तो भैया 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ है। और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी। थोड़ा सा गलत बता दिया यहाँ पे, 26 जनवरी थोड़ा सा गलत बता दिया। यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो पुनर्गठन, ध्यान देना, उत्तर प्रदेश जो पुनर्गठन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो रहा है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, ध्यान देना, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। और अगर पूछ ले कि इसका पुनर्गठन कब किया होता है, तो 1 नवंबर 1956 में इसका पुनर्गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को, और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई है? 24 जनवरी 1950। और ये जो डेट बता रहा हूं 24 जनवरी 1950, इसको याद रखना है। 24 जनवरी 1950 को संविधान अंतिम बार पढ़ा गया था और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसका उत्तर हो जाएगा 1937। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा प्रश्न क्या है। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू? चलिए फटाफट अपने उत्तर लगाइए कि क्या उत्तर आपका हो सकता है। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके यूपी जीके में बहुत अच्छे तरीके से आ सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था चौधरी चरण सिंह ने। और चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा भी कहा जाता है, किसानों का नेता भी कहा जाता है। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ध्यान दीजिएगा, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कहां बनी है? मेरठ में। ठीक है, और चौधरी चरण सिंह वो व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के सीएम तो थे ही और भारत के प्रधानमंत्री भी बने। तो ये नाम याद रखना है, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे क्या जरा देखिए, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ध्यान देना, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध युद्ध है, कौन सा युद्ध? सामूगढ़ का युद्ध। तो सामूगढ़ का युद्ध जो हुआ था कब? 1658 में। ध्यान दीजिएगा, 1658 में औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच में हुआ था। उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1658 में। और पूछ ले कि किसके मध्य हुआ था, तो ये उत्तर होगा औरंगजेब और उसके छोटे भाइयों के मध्य हुआ था। ठीक है, 1658 में। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश क्या बोल रहा है भाई? उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? मौर्योत्तर काल का है, गुप्त काल का है, शुंग काल का है, कुषाण काल का है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? मौर्य काल का है, गुप्त काल का है, शुंग काल का है, कुषाण काल का है? तो जो भी छात्र इसमें मौर्य काल लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख जो है वह मौर्य काल का है, क्योंकि यह सब पूरा का पूरा उस समय मगध क्षेत्र में आता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि 10वां क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उत्तर प्रदेश कितने संभागों में बटा हुआ है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन
ये प्रश्न बार बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है? उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभक्त है? संभाग की जगह मंडल आ जाए तो भी बिल्कुल सही है, 12, 15, 13 या 18। ठीक है, उत्तर प्रदेश कितने संभागों या मंडल में विभक्त है? 12, 15, 13 या 18। तो जो भी छात्र इसमें 18 लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल कितने मंडल है भाई? 18 मंडल हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और जिलों की बात करें तो 75 जिले, हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले जो है 18 मंडल में बटे हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे क्या बोल रहा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? छपेली है, नौटंकी है, कर्मा है या चौनफुल है? ठीक है, तो ये जरा सोच के लगाइएगा, इसी प्रकार के जीके जीएस एग्जाम में आता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में कौन से? छपेली, नौटंकी, कर्मा या चौनफुल। तो आपको बता दें, यदि आपने उत्तर लगाया है इसका बी, नौटंकी, यदि आपने इसका उत्तर लगाया है बी, नौटंकी, तो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में किया जाने वाला लोक नृत्य क्या है? नौटंकी है। और उत्तर प्रदेश का बहुत फेमस है, और आपको बता दें लगभग उत्तर प्रदेश के हर जगह में किया जाता है क्या? नौटंकी। ठीक है, और जब भी बात आएगी कर्मा की तो कर्मा किया जाता है खरवार जनजाति द्वारा। ठीक है, मिर्जापुर और सोनभद्र की खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है क्या? कर्मा नृत्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जरा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? या उत्तर प्रदेश का वह कौन सा नृत्य है जिसको गुजरात के डांडिया की संज्ञा दी जाती है? ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का वह कौन सा लोक नृत्य है जिसको गुजरात के डांडिया की संज्ञा दी जाती है? जागर नृत्य, धरकरही नृत्य, ठीक है, या सैना नाच या पाई डंडा। ठीक है, ध्यान देना, उत्तर प्रदेश का कौन सा वह लोक नृत्य है जो गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? तो आपको बता दें, यदि आप इसमें उत्तर लगा रहे हैं पाई डंडा, तो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में दिवाली के अवसर पर पाई डंडा जो नृत्य किया जाता है, यह सेम गुजरात के डांडिया जैसा है। इसमें भी बांस की जो लाठियां होती हैं उसको उठाकर इसको डांस किया जाता है, और यह उत्तर प्रदेश का बड़ा फेमस डांस है जिसको बोलते हैं पाई डंडा नृत्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गीत, उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गीत किस जाति में प्रचलित है? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गीत किस जाति में प्रचलित है? पासी, धोबी, कहार या राजपूत? तो देखो, ये छोलिया नृत्य है ना, ये छोलिया नृत्य राजपूत में बहुत ज़्यादा फेमस है। उत्तर प्रदेश के जो राजपूत हैं उसमें बहुत ज़्यादा फेमस है छोलिया नृत्य। ये राजपूतों द्वारा किया जाता है और विवाह समारोह पर किया जाता है। ध्यान देना, विवाह अवसरों पर या पुत्र प्राप्ति अवसर पर किया जाता है राजपूतों द्वारा छोलिया नृत्य। तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद एक आता है धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य धोबी जाति द्वारा किया जाता है। ध्यान देना, धोबिया नृत्य धोबी जाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में तांबा, उत्तर प्रदेश में जो तांबा खनिज है यह किस जिले में पाया जाता है? ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। उत्तर प्रदेश में खनिज के संसाधन कहाँ कहाँ पर हैं और कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। तो उत्तर क्या बोल रहा है? मिर्जापुर, बांदा, हमीरपुर या ललितपुर? तो उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? उत्तर क्या होगा इसका? ललितपुर जिले में। ध्यान देना, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में तांबा पाया जाता है। और पूरे भारत में अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है कहाँ भैया? राजस्थान में। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, फिलहाल उत्तर प्रदेश में तांबा कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। और अगर पूछ ले कि काली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो वो भी ललितपुर है। और पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो वो भी क्या है? ललितपुर है। और ललितपुर एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, ललितपुर का माता टीला बांध, लिखते जाइएगा, छापते जाइएगा, ललितपुर का माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जरा देखिए, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो लाल दोमट मिट्टी, जलोढ़ दोमट या बलुई मिट्टी या लाल व काली मिश्रित मिट्टी। ठीक है, तो आपको बता दें, जो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश में हिमालयी नदियाँ और पठारी नदियाँ, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में हिमालयी नदियाँ,
हिमालयी नदियाँ और दक्षिण के पठारी नदियाँ ये आपस में मिलती हैं। और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सहायक नदी आपका जैसे घग्गर नदी है, सरयू नदी है और गोमती नदी है और यमुना नदी है। ये सब के सब अवसाद बहा के लाती हैं। और हमारा पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश अवसादी मिट्टी से बना है, यानी हमारे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ दोमट मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ दोमट मिट्टी। क्यों? नदियों द्वारा अवसाद बहा के लाती हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कौन सा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का भंडार कहाँ पाया जाता है? देखिए दोस्तों, मैंने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का भंडार कहाँ पाया जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का भंडार कहाँ पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का भंडार पाया जाता है कहाँ पे? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है यूरेनियम का भंडार। और यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पे तांबा भी पाया जाता है। कहाँ? क्या भैया? यहाँ पे तांबा भी पाया जाता है। ठीक है, आगे करते हैं। अच्छा, यहाँ पर बांदा जिला है, तो जब भी बांदा जिला की बात होगी तो बांदा की केन नदी में हीरे पाए जाते हैं। बांदा की केन नदी में हीरे पाए जाते हैं और बांदा के सजर पत्थर को मिला है क्या? जीआई टैग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? बरेली, आगरा, मेरठ या सहारनपुर। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्ड बनाया जाता है, कार्डबोर्ड बनाया जाता है? तो उत्तर क्या होगा? सहारनपुर। और सहारनपुर हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। और सहारनपुर पेपर और पल्प के लिए जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, सहारनपुर पेपर और पल्प के लिए जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश में गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड कहाँ बनाया जाता है? सहारनपुर में बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है और हमारे लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है? बिल्कुल सही प्रश्न, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह है थारू। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है थारू और सबसे ज़्यादा निवास करती है गोरखपुर में। सबसे ज़्यादा निवास करती है कहाँ भाई? गोरखपुर में। ठीक है, यही थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपके लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकता है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में दिया सलाई, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दिया सलाई क्या होती है। ठीक है, दिया सलाई मतलब माचिस। ठीक है, दिया सलाई मतलब माचिस। तो उत्तर प्रदेश में माचिस के उद्योग के लिए कौन सा केंद्र सबसे ज़्यादा फेमस है? बरेली, सहारनपुर, मिर्जापुर या मुरादाबाद? बरेली, सहारनपुर, मिर्जापुर या मुरादाबाद। तो जो भी छात्र बरेली लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। जो भी छात्र बरेली लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। बरेली में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ पर स्थापित की है? हमारे उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ पर स्थापित की गई है? इलाहाबाद में या प्रयागराज, बरेली, कानपुर या इनमें से कोई नहीं? इलाहाबाद, बरेली, कानपुर या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें, जो भी छात्र इसका उत्तर इलाहाबाद लगा रहा है बिल्कुल सही है। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था स्थापित है। ठीक है, और यहीं पर है विज्ञान भवन। इलाहाबाद में ही क्या है? विज्ञान भवन है। इलाहाबाद में ही क्या है? अल्फ्रेड पार्क है, जो कि चंद्रशेखर आजाद पार्क जिसको बोलते हैं। और इलाहाबाद में ही इंदिरा भवन भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, उत्तर प्रदेश के कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पे है? कानपुर में, गाजियाबाद में, लखनऊ में या नोएडा में? ठीक है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, काफ़ी बार आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर अवस्थित है? कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ या नोएडा? तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना गाजियाबाद के मोदी नगर में है। कहाँ पे भैया? गाजियाबाद के मोदी नगर में। ठीक है, तो ध्यान देना, जो छात्र गाजियाबाद लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। नोएडा जो है, नोएडा आईटी हब है हमारे उत्तर प्रदेश का। नोएडा क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या, हमारे उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? ये भी प्रश्न घिसा पिटा है और काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, 5, 7, 11 या 9। तो आपको बता दें, हमारा उत्तर प्रदेश इतना विशाल है, हमारे उत्तर प्रदेश इतना विशाल है कि उत्तर प्रदेश में टोटल 9 जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। कितने भैया? 9 जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में 9 जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश इतना विशाल है कि उत्तर प्रदेश में 9 जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? हमारे उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, या समशीतोष्ण मानसूनी है, या शीतोष्ण कटिबंधीय है, या गर्म शुष्क है? ठीक है, तो आपको बता दें हमारा जो उत्तर प्रदेश है वह कर्क रेखा के ज़्यादा नज़दीक है, और कर्क रेखा से ही शुरुआत होती है हमारे उत्तर प्रदेश की। और हमारे उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं, और उत्तर प्रदेश के कई इलाके में वर्षा भी कम होती है। तो आपको बता दें हमारा पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश मानसून की वर्षा पर निर्भर रहता है। गर्मी ज़्यादा होती है यहाँ पर, यानी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। हमारे उत्तर प्रदेश की कैसी जलवायु है? उत्तर प्रदेश की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो जो छात्र इसका ए उत्तर लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा जो प्रश्न है वो क्या है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो अभी आप सभी छात्रों को बता दूं, नॉलेज पार्क का मतलब ये होता है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी जगह है जहां पर कॉलेज ही कॉलेज हैं, जहां पर किसी भी चीज़ के लिए आप पढ़ाई कर सकते हैं, कॉलेज में जा सकते हैं, जैसे बीए, एमए, एमएड और बीएससी, एमएससी, एमबीए और बीटेक, एमटेक सब कर सकते हैं। तो ये जो जगह है नॉलेज पार्क की, कहाँ पर है? लखनऊ, वाराणसी, नोएडा या ग्रेटर नोएडा? तो आप बताएं सभी छात्र। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो नॉलेज पार्क स्थित है वो कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो हमारे कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में है। उत्तर प्रदेश का नॉलेज पार्क कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, और जब भी ग्रेटर नोएडा की बात होगी तो ध्यान देना, ग्रेटर नोएडा में बुद्धा सर्किट है। ग्रेटर नोएडा में बुद्धा सर्किट है। अब हमको क्यों पढ़ना है बुद्धा सर्किट? इसलिए पढ़ना है कि 2025 में मोटो जीपी बाइक रेस यहीं होने वाली है। ग्रेटर नोएडा के बुद्धा सर्किट में 2025 में मोटो जीपी बाइक रेस होने वाली है। ये भी करंट अफेयर है, पढ़ लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होलिकोत्सव किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होलिकोत्सव किस नाम से जाना जाता है? तो जब भी बरसाना की बात होगी मतलब किसकी? मथुरा क्षेत्र की बात हो रही है। किस क्षेत्र की बात हो रही है? मथुरा क्षेत्र की बात हो रही है। और मथुरा में लठमार होली खेली जाती है। कौन सी होली? लठमार होली खेली जाती है। उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होलिकोत्सव किस नाम से जाना जाता है? लठमार होली खेली जाती है। और उत्तर प्रदेश यूपी जीके में मथुरा से आना कोई भी क्वेश्चन आम बात है, इसलिए मथुरा के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। देखो, झूला नृत्य, चरकुला नृत्य और रास नृत्य और रास लीला ये सब यहीं पर किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? मथुरा में किया जाता है। और ब्रज भाषा, ब्रज बोली भी कहाँ बोली जाती है? मथुरा के ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है? यानी हमारे उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर चीनी मिट्टी की भरमार है, चीनी मिट्टी का उद्योग वहां पर होता है? मुरादाबाद, खुर्जा, गोरखपुर या फिरोजाबाद? ठीक है, तो चलिए आपका जो उत्तर है वो क्या होना चाहिए? खुर्जा होना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के खुर्जा जिला वो फेमस है किसके लिए? चीनी मिट्टी के उद्योग के लिए। मुरादाबाद की बात करेंगे तो मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए, और फिरोजाबाद की बात करेंगे तो चूड़ियों के लिए फेमस है। कौन? फिरोजाबाद। फिलहाल इसका उत्तर क्या है? खुर्जा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो प्रश्न है वो क्या है? उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, तो हाँ आपको बता दें हमारे उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ, झांसी, कानपुर या इलाहाबाद? जो भी छात्र इसमें लखनऊ लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है, यानी उत्तर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में समसपुर पक्षी विहार कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में समसपुर पक्षी विहार किस जिले में है? उन्नाव, गाजियाबाद, गोंडा या रायबरेली? ठीक है, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश का समसपुर पक्षी विहार जो कि एक रामसर स्थल भी है, ध्यान देना, उत्तर प्रदेश का जो समसपुर पक्षी विहार है यह एक प्रकार का रामस्थल भी है। और हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल 10 रामसर स्थल है। तो ये कहाँ पे है? आपका उन्नाव में है। ये कहाँ पे है? आपका उन्नाव में है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। गोंडा सरयू नदी किनारे है, ध्यान दीजिएगा, गोंडा सरयू नदी किनारे है। और गोंडा में कछुआ, ध्यान दीजिएगा, कछुआ संरक्षण रिजर्व खोला गया है। गोंडा में सरयू नदी किनारे कछुआ संरक्षण रिजर्व खोला गया है। तो ये नहीं भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा चीजें बता रहे हैं उसको लिखते जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो आपको बता दें ये बाराबंकी, रामपुर, लखनऊ या बरेली। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? तो जो भी छात्र इसको लखनऊ लगा रहा है बिल्कुल सही है। जो भी छात्र इसको लखनऊ लगा रहा है बिल्कुल सही है उसका उत्तर। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र ये लखनऊ में स्थित है। और उर्दू हमारी दूसरी राजभाषा है। हमारे उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा क्या है? उर्दू
है कब अपनाई गई है, तो 1989 में अपनाई गई है। कब भैया? 1989 में। उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषा है, एक हिंदी है और क्या है, एक उर्दू है। ठीक है, चलिए छात्रों, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न जरा देख लीजिए कि लास्ट प्रश्न क्या है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न क्या है? आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहां पे किया जाता है? आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहां पे किया जाता है? जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली या प्रतापगढ़। ठीक है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहां किया जाता है? जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली या प्रतापगढ़। तो आपको बता दें, अगर आपका उत्तर प्रतापगढ़ है तो बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आंवले का उत्पादन करता है और प्रतापगढ़ का ओडीओपी, प्रतापगढ़ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी क्या है? आंवला है। ठीक है, तो ध्यान देना, इसका उत्तर क्या है? प्रतापगढ़ है। ठीक है, चलिए यहां से हमारी आज का जो सीरीज है वो समाप्त हुआ। कल फिर यूपी जीके की सीरीज लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां पर हम आपको उत्तर प्रदेश, आगामी उत्तर प्रदेश री एग्जाम के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं। और रोजाना रात्रि 8 बजे यूपी जीके की क्लास आपके इस YouTube चैनल पर आती है। ठीक है, आज हम यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आए हैं और इसमें अलग टाइप के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो छात्रों बने रहें और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी बताई जाएगी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। सनराइज क्लासेस चैनल को शेयर ना किया हो तो कर दीजिए और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के हमारे 30 यूपी जीके के एमसीक्यू। 30 यूपी जीके के एमसीक्यू। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है, जरा देख लीजिए। आज का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके कन्नौज, आगरा, प्रयागराज और मथुरा। और ये जो प्रश्न है ना, ये एग्जाम में काफी बार आ चुका है, रिपीटेडली काफी बार आ चुका है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, आपको यूपी जीके तो आना ही है। ठीक है, यूपी जीके तो आना ही आना है। 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं यूपी जीके के, और मैं आपको यह वादा दिलाता हूं कि यूपी जीके का आपका एक भी नंबर मैं कटने नहीं दूंगा। ठीक है, तो चलिए, निम्नलिखित में से इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? कन्नौज, आगरा और प्रयागराज। ठीक है, तो आपको बता दें, जो भी छात्र कन्नौज लगा रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारा उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज है, कन्नौज इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। यहां पर इत्र की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इत्र एक प्रकार का सेंट होता है जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग के बाद बनता है, और ये कहां बनता है भाई? कन्नौज। ठीक है, तो ध्यान देना, कन्नौज किस लिए फेमस है भैया? इत्र के लिए फेमस है। ठीक है, और कन्नौज की जब बात होगी ना, तो ध्यान देना, जो कन्नौज है ना, ठीक है, ये गंगा और यमुना, ठीक है, गंगा और यमुना का द्वाब क्षेत्र है। ठीक है, ये गंगा और यमुना का द्वाब क्षेत्र है। ठीक है, आगरा जो फेमस है ना, ध्यान देना, आगरा जो फेमस है वो चमड़ा के लिए फेमस है। किसके लिए भाई? चमड़ा के लिए फेमस है। ठीक है, आगरा जो फेमस है वह किसके लिए फेमस है? चमड़े के लिए फेमस है। प्रयागराज की बात करें तो यहां पर अमरूद बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्या भैया? अमरूद बहुत पाया जाता है। मथुरा की बात करें तो मथुरा जो है, ठीक है, लठमार होली, ठीक है, ध्यान देना, लठमार होली के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और लठमार होली हमारी कहां होती है? ये ब्रज क्षेत्र में होती है। कहां पे? ब्रज क्षेत्र में होती है। ठीक है, इसके साथ साथ ध्यान देना, इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्स्ट्रा जीके पढ़ो। ठीक है, हमेशा एक्स्ट्रा जीके पढ़ना चाहिए ताकि एग्जाम में आ जाए। ठीक है, जब भी कन्नौज की बात होगी, कन्नौज में ध्यान देना, जब भी कन्नौज की बात होगी तो कन्नौज में हुआ था भैया त्रिपक्षीय युद्ध। ठीक है, त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था और 3 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 3 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। तो 3 राजा कौन कौन थे वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, राजस्थान, ठीक है, ध्यान देना, राजस्थान से गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, कौन भैया? गुर्जर प्रतिहार, राजस्थान से गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, और महाराष्ट्र कर्नाटका से थे कौन? राष्ट्रकूट। ठीक है, जो कन्नौज में त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, ठीक है, ध्यान देना, राजस्थान से थे गुर्जर प्रतिहार, महाराष्ट्र से कौन थे?
राष्ट्रकूट और बिहार, ध्यान देना, बिहार और बंगाल, बिहार और बंगाल से थे कौन? पाल वंश के शासक। कौन भैया? पाल वंश के शासक, ठीक है। और आगरा चमड़ा के लिए जाना जाता है, और प्रयागराज अमरूद, और प्रयागराज को अमरूद नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान देना, अमरूद नगरी के नाम से जाना जाता है। मथुरा की बात करें तो यहाँ लठमार होली होती है, और यहाँ का बड़ा फेमस क्या है भैया? चरकुला नृत्य। यहाँ का बड़ा फेमस क्या है? चरकुला नृत्य, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है छात्रों। तो अगर आपने इसका उत्तर ए लगाया है यानी कन्नौज, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में संस्कृति, देखिए क्या बोल रहे हैं, राज्य में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में, देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में हमारे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की संस्कृति हो गया, इतिहास हो गया, इसको संजो के रखने के लिए, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, संवैधानिक क्षेत्र हो गया, इसको संजो के रखने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग बनाया गया था। इसकी स्थापना हुई है 1957 में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है भैया? 1957 में। तो ये डेट याद रखना है, बी 1957 में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बड़ी गहराई से आपको क्वेश्चंस पढ़ना है मेरे बच्चों, बड़े गहराई से क्वेश्चन पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमें पास होना है, हमें एग्जाम में पास होना है, और खाली हमारा उत्तर प्रदेश लक्ष्य नहीं है, उत्तर प्रदेश में पद पाकर हमें अधिकारी रैंक तक भी जाना है। तो इसीलिए गहराई से हमें पढ़ना है, ठीक है। और जब भी यूपी की बात होगी, ध्यान देना, जब भी यूपी की बात होगी तो यूपी का ध्यान देना, यूपी का स्थापना दिवस, यूपी का स्थापना दिवस मनाया जाता है कब भैया? यूपी का स्थापना दिवस मनाया जाता है भैया क्या? 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 में, यानी 24 जनवरी 1950 में हमारे यूपी का गठन हुआ था। और ये 24 जनवरी और डेट याद रखना, हमें ये डेट क्यों याद रखना है? क्योंकि 24 जनवरी को ही भैया राष्ट्रगान अपनाया गया था, ठीक है। 24 जनवरी को क्या भैया? 24 जनवरी को क्या भैया? राष्ट्रगान अपनाया गया था। क्या अपनाया गया था? राष्ट्रगान। और इसी दिन राष्ट्रगीत अपनाया गया था। कब भैया? राष्ट्रगीत। और क्यों याद रखना इस डेट को? इसी दिन अंतिम बार संविधान पढ़ा गया था, ठीक है, ध्यान देना, अंतिम बार संविधान पढ़ा गया था। और अंतिम बार हस्ताक्षर भी कब हुए? 24 जनवरी 1950। और यही हमारे उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है, ठीक है। अब देखो एक डेट याद रखो, 1957। इससे 100 साल पहले जाओगे आप, अगर इसी डेट से 100 साल पहले जाओगे तो भारत में हुई थी क्रांति, जिसको बोलते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्या भैया? क्रांति, जो कि हमारे भारत का, ध्यान देना, जो कि हमारे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। क्या भैया? पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, ठीक है। पहला स्वतंत्रता संग्राम किसको माना जाता है भाई? 1857 की क्रांति में, ठीक है। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या प्रश्न है। अगला जो हमारा प्रश्न है, भातखंडे संगीत संस्था कहाँ है, ठीक है। भातखंडे संगीत संस्था कहाँ है? तो ये आपके ऑप्शन है वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ और आगरा। ये जो भातखंडे संगीत संस्था है, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत पुरानी संस्था है और इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। इसको रट लीजिएगा और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताया जा रहा है उसको लिखिए जरूर, क्योंकि देखिए छात्रों, हमारा संकल्प है कि आपको सटीक जीके दिया जाए और सटीक जीके आपको पढ़ाया जाए ताकि आपका एग्जाम निकले। और जब आपका एग्जाम निकलेगा तो मेरा ये अनुभव कहता है कि अगर आपका एक एग्जाम निकलेगा उसके बल पे आप 3-4 एग्जाम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए भातखंडे संगीत संस्था कहां पर है? तो आपके ऑप्शन है वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ और आगरा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया? लखनऊ, ठीक है। ये कहां पे है? लखनऊ में है, ठीक है। और जब भी हम लखनऊ की बात करते हैं, ध्यान देना, जब भी हम लखनऊ की बात करते हैं तो कई बार पूछा जाने वाला विश्व अनुसंधान, ठीक है, विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? विश्व अनुसंधान केंद्र भैया लखनऊ में है। और भैया गन्ना अनुसंधान, ठीक है, ध्यान देना, गन्ना अनुसंधान केंद्र ये भी कहाँ पे है? लखनऊ में है। और लखनऊ के मलिहाबाद, ठीक है, ध्यान देना, लखनऊ के मलिहाबाद का दशहरी आम, लखनऊ के मलिहाबाद का दशहरी आम ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और लखनऊ की जब भी हम बात करेंगे तो यहीं पर है क्या भैया? बड़ा इमाम बाड़ा, ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा,
ठीक है, ऐतिहासिक इमारत है, ये यहीं पर है। ठीक है, तो ये लखनऊ के बारे में आपको जानना है। ठीक है, साग भाजी अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ध्यान देना, साग भाजी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? बनारस में है। ठीक है, साग भाजी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे भैया? बनारस में है। ठीक है, और जब भी बात होगी इलाहाबाद की जब भी बात होगी तो ध्यान देना, इलाहाबाद किस लिए फेमस है भैया? अमरूद के लिए। किसके लिए फेमस है? अमरूद के लिए। और इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं। इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं, कितनी हैं भैया? 12 सीटें हैं। ठीक है, आए समझ में। आगरा की जब भी बात होगी, आगरा की, तो भैया आगरा में क्या है? आगरा में भैया एयरफोर्स, ध्यान देना, एयरफोर्स पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, आगरा में क्या भैया? पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर। हमारे एयरफोर्स का पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? आगरा में है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, एक एक ऑप्शन को बड़े विस्तार तरीके से आपको बताएंगे। क्लास हमारी लंबी जा सकती है लेकिन जीके जीएस आपको बहुत परफेक्ट मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि हमारा कौन सा प्रश्न है? सारनाथ। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या है? सारनाथ का सिंह स्तंभ, सारनाथ का सिंह स्तंभ किस काल के कला का गौरव सर्वोत्कृष्ट नमूना है? ठीक है, सारनाथ में जो सिंह स्तंभ है, ध्यान देना, सारनाथ में जो सिंह स्तंभ बना है वह किस काल का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? मौर्य है या मौर्योत्तर काल है या गुप्त काल है या कुषाण काल है? चलिए बच्चों जल्दी से अपना उत्तर लगाइए, क्योंकि ये जो है संस्कृत क्षेत्र से ये प्रश्न है। जल्दी से अपना उत्तर लगाइए और इसके बारे में फिर आपको बड़े विस्तार से बताते हैं। ठीक है, मौर्य काल है या मौर्योत्तर काल है, गुप्त काल है, कुषाण काल है? ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से अपना उत्तर लगाइए और उत्तर लगाने के बाद देखिए हम आपको इसको कितना विस्तार से बताते हैं और एक से एक पॉइंट जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम इसको बताएंगे। ठीक है, चलिए छात्रों, आशा करता हूं कि आपने इसका उत्तर लगा लिया होगा। भैया सारनाथ, क्वेश्चन क्या है? सारनाथ का सिंह स्तंभ किस काल का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? तो मौर्य, मौर्योत्तर और आपको बता दो गुप्त, कुषाण। तो जो छात्र इसका ए उत्तर लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। जो छात्र इसका ए उत्तर लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। ये सारनाथ जो कहां पे है भैया? बनारस में। ठीक है, ध्यान देना, सारनाथ जो बनारस में है, बनारस में यहां पर सिंह स्तंभ है। वो सिंह स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया है? मौर्यों द्वारा। ठीक है, मौर्य काल द्वारा बनवाया गया है। और मौर्यों में भी बात करें तो कौन भैया? सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यह स्तंभ, इसे ये जो सिंह स्तंभ है, ठीक है, सिंह स्तंभ ये कुछ इस प्रकार का, यहां पे आप देख रहे हैं, ये सिंह स्तंभ देख रहे हैं, ये हमारे भारत का चिन्ह है, ये हमारे भारत का प्रतीक है। और हमारे कई सेना हो गया, पुलिस हो गया, जो वर्दी वाली पोस्ट होती है उसमें कई आपने देखा होगा कि ये रैंक भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ध्यान देना, ये जो अशोक स्तंभ है, ठीक है, इसको अशोक स्तंभ भी बोलते हैं। ये हमारे भारत का प्रतीक है भैया, ये हमारे भारत का क्या है? प्रतीक है। किसने बनवाया है? सम्राट अशोक ने। क्लियर है? सम्राट अशोक ने। और जब भी बात होती है सारनाथ की, ध्यान देना, जब भी बात होती है सारनाथ की तो ध्यान देना, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने, ठीक है, ध्यान देना, गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। कितने भैया? 5 शिष्यों को कौन सा उपदेश? पहला उपदेश। ठीक है, ध्यान देना, पहला उपदेश दिया था। सारनाथ वो जगह है जहां पर एक स्तूप भी बना है और बौद्ध धर्म को समर्पित है। और गौतम बुद्ध ने सारनाथ में ही अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। क्या भैया? पहला उपदेश दिया था। और जब पहला उपदेश दिया तो उसको क्या बोला गया भैया? उसको बोला गया भैया धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, ध्यान दें, धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया। क्लियर है? जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 शिष्यों को कहां दिया? सारनाथ में दिया, तो इसको बोला गया धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन। और जब भी बात होगी मौर्य काल की, ध्यान देना, जब भी बात होगी मौर्य काल की, तो देखो ये जो है मौर्य, तो इसका उत्तर है ही, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ध्यान देना, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी शुरुआत की थी। किसने?
मौर्य वंश की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अच्छा, इससे पहले का वंश कौन सा है? पहले का वंश है भैया नंद वंश। ठीक है, पहले का वंश क्या भैया? नंद वंश है। ठीक है, और जो सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को धारण किया। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को धारण किया। और भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप। और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनवाया था। ठीक है, और ये वर्तमान में कहां पे है? एमपी में है। और कौन से धर्म को समर्पित? बौद्ध धर्म को समर्पित है। क्या? भारत का सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमारा कौन सा प्रश्न है। ठीक है, आगे देखते हैं। मंदिर निर्माण की कला का विकास किस काल में हुआ? मंदिर निर्माण की कला का विकास किस काल में हुआ? हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न छात्रों, जल्दी से उत्तर लगाइए इसका। ठीक है, जल्दी से उत्तर लगाइए भैया। मौर्य है, कुषाण है, गुप्त है या गुप्तोत्तर है? ठीक है, मंदिर निर्माण की कला का विकास किस काल में हुआ? तो आपको बता दें, मौर्य, कुषाण, गुप्त और गुप्तोत्तर। जो भी छात्र इसका गुप्त लगा रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो भी छात्र इसका गुप्त उत्तर लगा रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान देना, जब गुप्त वंश चल रहा था तो मंदिरों का निर्माण सबसे ज्यादा हुआ। जब गुप्त वंश चल रहा था तो मंदिरों का निर्माण सबसे ज्यादा हुआ। और गुप्त वंश की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संस्कृति, ध्यान देना, भारतीय संस्कृति ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। लाइट चली गई है, थोड़ी देर बाद स्टार्ट करते हैं इसको। तो चलिए, इस क्वेश्चन में आपने जान लिया भैया, मंदिर का निर्माण की कला विकास, उसका जो विकास है वह गुप्त काल में हुआ है। ठीक है, और ध्यान देना, गुप्त में एक और नाम याद रखना है, कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त एक नाम याद रखना, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त क्यों याद रखना है? क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था इसने। ठीक है, क्या भैया? नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था इसने। और अभी आपको पता ही होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से पुनरुद्धार किया गया है। ये यूनिवर्सिटी फिर से बना के खोली गई है और अभी ये ट्रायल लेवल पे चल रहा है ये, तो ये ध्यान रखना है, गुप्त वंश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं कि अगला हमारा कौन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है भाई कि उत्तर प्रदेश को कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। जैसे पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, उत्तर प्रदेश को कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 5। ठीक है, अब 5 कौन से? देखिए 5 कौन से? ब्रज क्षेत्र। ठीक है, ब्रज क्षेत्र। दूसरा कौन सा है भाई? अवध क्षेत्र। दूसरा कौन सा है? अवध क्षेत्र। और तीसरा कौन सा है भाई? बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, और चौथा कौन सा है? रुहेलखंड। ठीक है, रुहेलखंड क्षेत्र। ठीक है, और इसके बाद जो पांचवा क्षेत्र है आपका, ठीक है, रुहेलखंड हो गया, एक बघेलखंड बोल सकते हैं हम। ठीक है, बघेलखंड क्षेत्र। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को टोटल कितने? 5 सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा सकता है। ब्रज क्षेत्र, अवध क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, रुहेलखंड और क्या? बघेलखंड। यहाँ सब क्षेत्रों की अलग अलग संस्कृति है, बोलियां हैं। ठीक है, तो इसमें हम 5 क्षेत्रों में इसको बांट सकते हैं। अगला जरा देख लीजिए क्या है अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पे है? ठीक है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पे है? हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की जो हिंदी संस्थान है वो कहाँ पे है? बनारस है, इलाहाबाद है, आगरा है या गोरखपुर है? तो चलिए बच्चों, इसका प्रश्न जो है पढ़िए ध्यान से और उत्तर लगाने की कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यूपी जीके के बेहतरीन प्रश्न जो बन सकते हैं मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ, और आगे भी आपको यूपी जीके के और बेहतरीन प्रश्न मैं देता रहूँगा जब तक आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम नहीं हो जाता। एक भी नंबर आप कटने नहीं दूंगा मैं। राज्य हिंदी संस्था, तो यहाँ पर जो छात्र बनारस लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, जो छात्र बनारस लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान देना, देश का पहला और दूसरा भी, देश का पहला और दूसरा भी, ठीक है, तैरता हुआ सीएनजी पंप। क्या भैया? तैरता
तैरता हुआ सीएनजी पंप, ये कहाँ खोला गया भाई? ये कहाँ खोला गया है? बनारस में खोला गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी के ऊपर देश का पहला भी और देश का दूसरा भी तैरता हुआ सीएनजी पंप कहाँ खोला गया है? बनारस में खोला गया है। क्लियर है? बनारस को बोला जाता है घाटों का शहर। क्या भैया? घाटों का शहर। और इसे क्या बोला जाता है? भारत का प्राचीन शहर। ठीक है, भारत का प्राचीन शहर बोला जाता है किसको भाई? बनारस को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? ये वही आयोग है, आपको बता दें छात्रों, ये वही आयोग है जो 6-7 साल से अभी कोई भी शिक्षक भर्ती इन्होंने नहीं निकाली है। इसी आयोग की हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? तो 1972, 1975, 1978 और 1982। ठीक है, तो याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो बेसिक शिक्षा परिषद है इसकी स्थापना कब हुई है? तो जो छात्र लगा रहे उत्तर 1972 बिल्कुल सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद की जो स्थापना हुई है, यानी जिसमें प्राइमरी टीचर होता है, जूनियर टीचर होता है, ठीक है, इनकी नियुक्ति करना, इनका देखरेख करना, स्कूलों को संभालना, इस परिषद की स्थापना हुई 1972। और जब भी 72 आता है ना, 1972, तो एक याद रखना, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, कब लागू हुआ है? कब लागू हुआ है? 1972 में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है? 1972 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है हमारा प्रश्न। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सबको पता है और बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, सबको पता है कि ये कहाँ पर है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर और कौशाम्बी। ठीक है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर और कौशाम्बी। तो जो छात्र इसको सारनाथ में लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। सारनाथ कहाँ पे भैया? सारनाथ है कि कहाँ? बनारस में है। ठीक है, और कितने छात्रों को दिया था? अपने 5 शिष्यों को। ध्यान दीजिएगा, 5 शिष्यों को ये उपदेश दिया था और इस उपदेश को बोला गया था क्या भैया? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया था इसको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे एक और नाम है कुशीनगर। कुशीनगर, तो कुशीनगर में आपको गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। क्या भैया? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी और मृत्यु को कहा गया है क्या भैया? महापरिनिर्वाण। ठीक है, क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है मृत्यु को। ठीक है, कौशाम्बी, जब भी बात आएगी कौशाम्बी की, तो कौशाम्बी का कोल्डिहुआ, ठीक है, कोल्डिहुआ, ध्यान देना, कौशाम्बी का कोल्डिहुआ, यहाँ पे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, लेकिन किसके? चावल के। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के कोल्डिहुआ क्षेत्र में धान की खेती यानी चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ये उत्तर आपको लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन है। निजामुद्दीन औलिया का जन्म, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? कन्नौज, फर्रुखाबाद, जालौन या बदायूं। ठीक है, तो जरा बताइए, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? कन्नौज, फर्रुखाबाद, जालौन या बदायूं। तो जो भी छात्र बदायूं में लगा रहा है बिल्कुल सही है। जो भी छात्र उत्तर बदायूं में लगा रहा है बिल्कुल सही है। और अगर पूछ ले कि निजामुद्दीन औलिया ये कौन थे, तो भैया ये सूफी, ये जो है चिश्ती सूफी संत थे। ठीक है, चिश्ती सूफी संत थे। ठीक है, आए समझ में? ये कौन थे? चिश्ती सूफी संत थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में मानसून की पहली बारिश कब होती है? उत्तर प्रदेश में राज्य में मानसून की पहली बारिश कब होती है? तो है मई के अंतिम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में, जून के दूसरे सप्ताह में, जून के अंतिम सप्ताह में। तो अभी चल रहा है क्या? जून, और उत्तर प्रदेश में बारिश होना शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है कि आप सब छात्रों को ये उत्तर आ गया होगा कि उत्तर प्रदेश में बारिश, मानसून की बारिश कब आती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? जून के अंतिम सप्ताह में। ठीक है, जून के अंतिम सप्ताह में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश कब होती है? जून के अंतिम सप्ताह में। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि यूपी में मानसून कहां से आता है, यूपी में मानसून कहां से आता है, तो आपको बता दें यूपी में मानसून आता है बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, ये ध्यान देना, बंगाल की खाड़ी से। उत्तर प्रदेश में मानसून कहां से आता है? बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, लेकिन अगर पूछ ले भारत में मानसून कहां से आता है, ध्यान देना, अगर पूछ ले कि भारत में मानसून कहां से आता है, ये तो यूपी की बात हुई, लेकिन अगर पूछ ले
भारत में, तो भारत में आप बताएंगे कहाँ से भैया, अरब सागर से। कहाँ से भैया, अरब सागर से। और राज्य जहाँ पर हमारे भारत के राज्य में जहाँ सबसे पहली दस्तक मानसून देता है वो कौन सा राज्य भैया, केरल। केरल में सबसे पहले मानसून आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न किस तरह से इंपॉर्टेंट है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में या बरेली में। लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में या बरेली में। तो उत्तर जो छात्र लगा रहे हैं कानपुर, बिल्कुल सही है, ठीक है। सटीक से उत्तर लगाना है बच्चों, ठीक है। तो उत्तर क्या भैया, कानपुर में, ठीक है। कानपुर में ही चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान है। और आपको बता दें, चमड़े के व्यापार के लिए जाना जाता है क्या, कानपुर। कानपुर को उत्तर भारत का, ध्यान देना, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, मैनचेस्टर, ठीक है, कहा गया था मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। किसके, गंगा नदी के किनारे है, क्लियर है। जब भी बात होगी बरेली की, तो बरेली किस उद्योग के लिए जाना जाता है, दिया सलाई, ठीक है, दिया सलाई। बरेली किस उद्योग के लिए जाना जाता है, दिया सलाई के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्या है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में ग्लास सैंड कहां पर, उत्तर प्रदेश राज्य में ग्लास सैंड कहां पर पाया जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य में ग्लास सैंड कहां पर पाया जाता है। इलाहाबाद जनपद के करछाना तहसील में, या बांदा जनपद के करवी तहसील में, या मऊ जनपद में, या उपर्युक्त में, सही, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, इलाहाबाद जनपद के करछना तहसील में, या बांदा जनपद के करवी तहसील में, या मऊ जनपद में उपर्युक्त। तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, ठीक है, उपर्युक्त सभी। हर जगह ये जो जितनी भी चीजें दिखा रखी हैं, ये उत्तर प्रदेश राज्य में ग्लास सैंड पाया जाता है। इन तीनों जगह पे ग्लास सैंड पाया जाता है, ठीक है। तो ये उत्तर हो जाएगा क्या, डी। और जब भी बात होती है बांदा की, तो बांदा का सजर पत्थर, ध्यान देना, बांदा का सजर पत्थर क्या मिला है भैया, जीआई टैग मिला है। और बांदा की केन नदी में क्या पाए जाते हैं भैया, हीरे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हीरे पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो बांदा जनपद की करवी तहसील बोला है ना, ये करवी तहसील अब किस डिस्ट्रिक्ट में आ गई है, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में। ये जो करवी तहसील है ये चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में आ गई है। और चित्रकूट का जो ओडीओपी है, ध्यान देना, चित्रकूट का जो ओडीओपी है क्या है, लकड़ी के खिलौने। क्या भैया, लकड़ी के खिलौने। क्या है भैया, लकड़ी के खिलौने। और चित्रकूट में ही है क्या, रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे भैया, चित्रकूट में है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं छात्रों और देखते हैं कि अगला हमारा क्या क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा वन्य जीव विहार ललितपुर में स्थित है। निम्न में से उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा वन्य जीव विहार ललितपुर में अवस्थित है, ठीक है। ललितपुर में, कहां बोल रहा है भाई, ललितपुर में। तो क्या चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है, या रानीपुर वन्य जीव विहार है, या हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, या महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है। चलिए छात्रों फटाक से आंसर लगाइए, सब कुछ आपको आता है, ठीक है। आपके अंदर का जो अधिकारी है ना, वो आपके पास बैठा हुआ है, अंदर है, उसको बाहर निकालिए, ठीक है। तो चलिए इसका जो उत्तर लगा रहे हैं छात्र, महावीर स्वामी, ये बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहां पे भैया, ललितपुर जिले में है, ठीक है। बाकी का देख लेते हैं, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार ये कहां पे भैया, तो ये है भैया चंदौली में। कहां पे भैया, चंदौली में है, ठीक है। और रानीपुर वन्य जीव विहार अभी मैंने बताया कि भैया ये कहां पे है, चित्रकूट में है, ठीक है। चित्रकूट में टाइगर रिजर्व है। और हस्तिनापुर वन्य जीव विहार ये कहां पे भैया, तो ये है भैया मेरठ में। कहां पे है, मेरठ में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारा कौन सा प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नहरें उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकार द्वारा संयुक्त रूप से निकाली गई है, ठीक है। बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी नहरें उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकार द्वारा संयुक्त रूप से निकाली गई है। सरयू या घाघरा नहर, गंडक नहर, और नौगढ़ बांध की नहरें, या अहरोरा बांध की नहरें, ठीक है। जल्दी छात्रों फटाक से आंसर लगाइए, आपको सब आता है, ठीक है। तो जो भी छात्र इसका उत्तर लगा रहा है
गंडक नहर, वो बिल्कुल सही है। जो गंडक नहर है, ठीक है, इसमें यूपी और बिहार का योगदान है, ध्यान देना, यूपी और बिहार का योगदान है, और ये दोनों को पानी देती है कौन सी, गंडक नहर। और यहाँ पर ऊपर है सरयू। सरयू नदी की बात करें, सरयू नदी की बात करें तो यह अयोध्या, ठीक है, ध्यान देना, अयोध्या के किनारे बसा शहर है। सरयू नदी किनारे कौन शहर है, अयोध्या, और कौन शहर भैया, गोंडा शहर है, ठीक है, ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पार्वती अर्गा पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पार्वती अर्गा पक्षी विहार है। आगरा पे है क्या, बस्ती पे है क्या, गोंडा पे है क्या, या गोरखपुर में, ठीक है। चलिए छात्रों, पक्षी विहार भी आपको एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा, वन्यजीव विहार है या अभ्यारण्य है या राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पार्वती अर्गा है, तो जो छात्र इसका गोंडा लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है, जो छात्र इसका गोंडा लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। गोंडा कौन सी नदी के किनारे है भैया, सरयू नदी के किनारे। किस नदी किनारे, सरयू नदी के किनारे। और आपको छात्र बता दें इसी नदी किनारे, ध्यान देना, इसी नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे कछुआ, ठीक है, कछुआ, ध्यान देना, कछुआ संरक्षण रिजर्व है। कौन सा भैया, कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाया गया है, ठीक है, इसी सरयू नदी किनारे गोंडा में कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाया गया है। क्लियर है, आए समझ में, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। गोरखपुर की बात करें कि गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे है भैया, तो राप्ती नदी के किनारे है, ठीक है। और गोरखपुर में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो सदाबहार, ठीक है, ध्यान देना, सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पे भैया, गोरखपुर में। गोरखपुर में हमारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, कितनी, लगभग 184.4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जरा देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान देना है, अच्छे से आपके एग्जाम में आ सकता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। इटावा को, अलीगढ़ को, फिरोजाबाद को, या फर्रुखाबाद को, ठीक है। तो जो भी छात्र इसका उत्तर लगा रहा है फिरोजाबाद, जो भी छात्र इसका उत्तर लगा रहा है फिरोजाबाद, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कांच के उत्पाद के लिए जाना जाता है फिरोजाबाद, कांच के उत्पाद के लिए जाना जाता है फिरोजाबाद। और यहाँ पर चूड़ियों का उत्पाद भी होता है, ध्यान दीजिए, चूड़ियों का उत्पाद भी कहाँ होता है, यहीं पे होता है। और यही जाना जाता है किसके लिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा, सुहाग नगरी के लिए फिरोजाबाद जाना जाता है, ठीक है। अलीगढ़ में क्या फेमस है भैया, अलीगढ़ का ताला फेमस है, ठीक है। और इटावा की बात करेंगे तो इटावा में जो चंबल नदी है वह किससे मिलती है, यमुना से। इटावा में जो चंबल नदी है वो किससे मिलती है, यमुना से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 18वां देख लेते हैं कि 18वां क्या है भाई, क्या है, नग कटिया मेला कहाँ लगाया जाता है, ठीक है। नग कटिया मेला कहाँ लगाया जाता है, बनारस में, अयोध्या में, सीतापुर में, या इलाहाबाद में, ठीक है। तो चलिए छात्रों अपना उत्तर लगाएं और बताने की कोशिश करें कि इसका उत्तर क्या होगा। नग कटिया मेला कहाँ लगाया जाता है, बनारस में लगाया जाता है, अयोध्या में लगाया जाता है, सीतापुर में, या इलाहाबाद में। तो जो भी छात्र इसका बनारस लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है, बनारस लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ध्यान देना और थोड़ा सा पढ़ लीजिए, नौचंदी मेला कहाँ लगाया जाता है भाई, तो नौचंदी मेला लगाया जाता है क्या भैया, मेरठ में। नौचंदी मेला कहाँ लगाया जाता है, मेरठ में लगाया जाता है, ठीक है। और आपको बता दें रामायण मेला, अगर बात करें रामायण मेला की तो रामायण मेला कहाँ लगाया जाता है भैया, चित्रकूट में लगाया जाता है। कहाँ पे लगाया जाता है, चित्रकूट में लगाया जाता है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैयद सालार मेला कहाँ लगाया जाता है, जरा देखिए, सैयद सालार मेला कहाँ लगाया जाता है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। फटाक से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, सोचिए कि आपने कितना पढ़ा है और आज आपके कितने नंबर आने वाले हैं। तो सैयद सालार का मेला बहराइच और मनकापुर में, या बाराबंकी में, या खलीलाबाद में, ठीक है। तो आपको बता दें सैयद सालार मेला ये लगाया जाता है कहाँ भैया, बहराइच में, ठीक है, ये लगाया जाता है बहराइच में। तो जो भी छात्र बहराइच इसका उत्तर लगा रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है बाराबंकी, तो बाराबंकी में किसकी खेती होती है भैया, अफीम की खेती, ठीक है, ध्यान देना, बाराबंकी में किसकी खेती होती है, अफीम की खेती होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न देख लेते हैं कि जो 20वां प्रश्न है वो क्या है हमारा। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सुमेलित है।
इसमें से कौन सा नृत्य सुमेलित है, मतलब कौन सा नृत्य कहाँ किया जाता है, किस क्षेत्र में किया जाता है, कौन सा सुमेलित है। तो जरा देखिए, कर्मा महोबा में होता है क्या, ना भैया, कर्मा महोबा में नहीं होता। कर्मा होता है कहाँ पे, सोनभद्र और मिर्जापुर में, सोनभद्र और मिर्जापुर में होता है। नटवरी पूर्वांचल में होता है क्या, नहीं भाई ये नहीं होता। ठीक है, धीवर, धीवर कहारों द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। जो धीवर नृत्य है वह किसके द्वारा किया जाता है, कहारों द्वारा किया जाता है। तो ये उत्तर आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। 21वां प्रश्न देखते हैं कौन सा है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला का लगता है कहां पर। ठीक है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मजार पर मेला लगता है कहां पर, गढ़मुक्तेश्वर में और फतेहपुर सीकरी में और कलियार में या देवा शरीफ में। तो जो भी छात्र इसका देवा शरीफ लगा रहा है बिल्कुल सही है। जो भी छात्र इसका देवा शरीफ उत्तर लगा रहा है बिल्कुल सही है। देवा शरीफ में सूफी संत हाजी वारिस अली का मेला लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है, लोक नृत्य रहुला, लोक नृत्य रहुला कहां से संबंधित है और उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, लोक नृत्य रहुला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, बुंदेलखंड क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या मध्य क्षेत्र। ठीक है, लोक नृत्य रहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है। तो जो भी छात्र इसका बुंदेलखंड लगा रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, जो भी छात्र इसका बुंदेलखंड क्षेत्र लगा रहा है बिल्कुल सही है। बुंदेलखंड में यह नृत्य ज्यादा किया जाता है। पूर्वी की बात करें तो जोगीनी नृत्य, ठीक है, जोगीनी नृत्य है। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, पश्चिमी क्षेत्र यानी ब्रज क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे क्या भैया, चरकुला नृत्य। कौन सा नृत्य भैया, चरकुला नृत्य यहाँ का फेमस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न देखते हैं कि 23वां प्रश्न क्या है हमारा, आप लोग भी पढ़ते जाइए। प्रमुख लोक नृत्य चरकुला, अभी मैंने आपको बताया प्रमुख लोक नृत्य चरकुला कहाँ का फेमस है। तो जो चरकुला है क्या बुंदेलखंड, अवध, ब्रजभूमि या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बता दें ये जो चरकुला है ये ब्रज क्षेत्र का है। ठीक है, ब्रज क्षेत्र का मतलब क्या लगाओगे, मथुरा लगाओगे। ठीक है, देखिए जैसे आपको बता दें झूला नृत्य हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, चरकुला नृत्य हो गया, और क्या हो गया, रास नृत्य हो गया, और क्या हो गया, लठ मार होली। ठीक है, ध्यान देना, लठ मार होली। ठीक है, लठ मार होली ये सब कहाँ का फेमस है, ये ब्रज का फेमस है। ठीक है, आए समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न क्या है भाई, 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। इनमें से जो भी ऑप्शन है कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो जरा देखते हैं, ढोला मारू, बिरहा, रसिया और कजरी। तो आपको बता दें ये जो ढोला मारू है ये हमारे यूपी का नहीं है, ये हमारे यूपी का नहीं है। ये कहाँ का है भाई, ये राजस्थान का है। ठीक है, ध्यान देना, बाकी तीनों हमारे क्या है, यूपी के हैं। ठीक है, ध्यान देना, ढोला मारू कहाँ का है, राजस्थान का है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा प्रश्न क्या है। आगे देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। देखिए जरा क्या बोल रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या का घनत्व कितना था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का घनत्व कितना था। ऑप्शन ए, बी, सी, डी है आपके पास। तो जो भी छात्र 829 में लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। जो भी छात्र 829 में लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर हमारे उत्तर प्रदेश का क्या था, घनत्व था। ठीक है, हिंडाल्को, ठीक है, इस कंपनी का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कहाँ पे है, ये मोदी नगर में है कि रॉबर्ट्सगंज में है कि रेणुकूट में है कि ये गोंडा में है। ठीक है, तो जो भी छात्र इसका रेणुकूट लगा रहा है बिल्कुल सही है। जो भी छात्र इसका रेणुकूट लगा रहा है कहाँ पे, और रेणुकूट का मतलब क्या होता है भैया, सोनभद्र में है। ये कहाँ पे भैया, सोनभद्र में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 27वां प्रश्न देख लेते हैं। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहां पे। ठीक है, यह प्रश्न स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों, बौद्ध और जैनियों का दोनों का कहां पर तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी में है क्या, सारनाथ में है क्या, देवी पाटन में है क्या, या कुशीनगर में है। तो जो छात्र इसका कौशाम्बी लगा रहा है बिल्कुल सही है। कौशाम्बी एक ऐसी जगह है जहां पर बौद्ध और जैनियों दोनों के तीर्थ स्थल पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो प्रश्न है क्या बोल रहा है, आगे का प्रश्न, उर्दू को जिस वर्ष उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई वो क्या है। तो 1987, 89 या 91। ठीक है, तो आपको बता दें
दें 1989 में भैया उर्दू को मान्यता मिली है। और यूपी की दो राजभाषाएं हैं, एक उर्दू है और एक क्या है, हिंदी है। तो उर्दू राजभाषा कब बनी, 1989। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। एयरफोर्स पैराट्रूपर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? एयरफोर्स पैराट्रूपर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? मैंने आपको बताया था, क्या सहारनपुर में है, बनारस में है, आगरा में है या कानपुर में है? ठीक है, तो जो भी छात्र इसका आगरा लगा रहा है बिल्कुल सही है, आगरा में है ये एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, पैराट्रूपर्स का। आज के क्लास का लास्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कौन सा राज्य इसमें शामिल है? ठीक है, ध्यान देना, पहली बात तो जो बेतवा नदी है वो कहां से आती है? बेतवा नदी आती है एमपी से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें किसका हाथ होगा? मध्य प्रदेश का हाथ होगा, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कल फिर हम 30 प्रश्न की प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।